फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। मतलब जब कोई भी कंट्री किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करना चाहती है तो वो किस तरीके से कर सकती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री लेने का जो डिसीजन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कोई भी कंट्री है उससे पहले बहुत ज़्यादा सोचती है, ठीक है। क्योंकि कोई भी कंट्री है एक्सेप्ट नहीं करेगी एंट्री ग्लोबल बिजनेस में जब तक कि वो उसे ये ना लगे कि मेरे को वहाँ से कोई बेनिफिट मिल सकता है। इसके लिए वो क्या करती है, वो अलग अलग मोड्स को चेक करती है और ये चेक करती है कि मेरे को कहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। तो जो पॉपुलर मोड्स हैं एंट्री लेने के, उसमें 3 मोड्स हैं: ट्रेड मोड, कॉन्ट्रेक्चुअल एंट्री मोड और इन्वेस्टमेंट मोड। तो ट्रेड मोड तो होता है जहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है गुड्स का। कॉन्ट्रेक्चुअल एंट्री मोड होता है और एक उसमें क्या होता है, उसमें जो भी इंटेंजिबल असेट्स होती है ना, लाइक पैटेंट, कॉपीराइट्स, टेक्नोलॉजी वगैरह, उनकी ट्रेडिंग होती है। और इन्वेस्टमेंट मोड में क्या होता है कि एक कंट्री दूसरे देश में अपनी यूनिट वगैरह इस्टेब्लिश करती है, लाइक सब्सिडरी हो गई, मर्जर, एक्विजिशन वगैरह। तो ये 3 मेन तरीके होते हैं जिससे एक एंट्री किसी दूसरे देश में, मतलब एक कंट्री किसी दूसरे देश में अपनी एंट्री ले सकती है, ठीक है। और जब वो एंट्री लेना चाहती है इन मोड से तो कुछ फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर उसे ध्यान में रखना होता है, लाइक ऐसे कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट कैसा है, होस्ट नेशन का रिस्क लेवल कैसा है, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फैक्टर कॉस्ट वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो ध्यान में रख के फिर ही चेक करती है। यहाँ तक कि जब वो एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है ना, तो वो देखो अगर ज़्यादा पैसे लगाओगे तो वहाँ पे रिस्क भी हाई होगा और रिस्क हाई होगा तो कंट्रोल भी अच्छा होगा। तो तीनों चीज़ें होती हैं, जब अच्छा पैसा लगाओ रिस्क हाई होगा और कंट्रोल, लेकिन अगर कम पैसा लगाओगे रिस्क भी कम होगा और कंट्रोल भी कम होगा। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो मेन तो मेरे लिए यही समझना है कि मोड्स का मतलब क्या है, वो तरीके जिनसे हम किसी दूसरे देश में एंट्री ले सकते हैं। फिर बात आती है कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंट्री मोड को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, मतलब जो बिजनेस है, जो हमारी कंपनी वगैरह, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखो जो हमारे ऑब्जेक्टिव है किसी भी पेरेंट बिजनेस यूनिट का, वो अफेक्ट करता है एंट्री मोड को। लगा लो अगर वो पूरा कंट्रोल रखना चाहती है तो फॉरेन ट्रेड का तरीका अपना। अगर वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए, अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट मोड, मतलब वहाँ पे अपनी यूनिट वगैरह एस्टेब्लिश करेगी। और थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट रखना चाहती है उस देश के साथ, तो वो ट्रेड मोड अपनाएगी, सिर्फ अपने देश में बनाएगी, वहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग करेगी और ज़्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेगी, ठीक है। फिर आता है होस्ट नेशन। क्या होता है, देखो होस्ट नेशन वो नेशन होता है जहाँ पे एक कंपनी, मतलब देखो हमारी कंट्री है उसमें एक कंपनी है, ठीक है, जो है ना किसी दूसरे देश की कंट्री के साथ व्यापार करना चाहती है, बिजनेस एक्टिविटी में इंगेज होना चाहती है। तो फिर दूसरा फैक्टर आता है एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद पेरेंट कंपनी। पेरेंट मतलब जो, मतलब मेन जो हेड कंपनी है उसकी जो सब्सिडरी है। तो देखो ये हमारे पेरेंट कंपनी है, दूसरे देश में व्यापार करना चाहते हैं, तो ये पहले ये देखे कि मेरे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है। अगर अलग अलग जो रिसोर्सेज है, लाइक फाइनेंशियल, फिजिकल, ह्यूमन, मैनेजरियल, कॉर्पोरेट लेवल, ब्रांड, इमेज, टेक्नोलॉजी वगैरह, ये अगर अच्छी मात्रा में अवेलेबल है तो वो इन्वेस्टमेंट मोड अपनाएंगी, लेकिन अगर कम मात्रा में तो वो ट्रेड मोड। ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर, क्योंकि जो इन्वायरमेंट होता है किसी भी देश का वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो वो देखेगी कि जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, कल्चरल इन्वायरमेंट है, लीगल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, वो कैसे हैं, उनको ही चेक करके फिर वो वहाँ पे चेक करते हैं कि मेरे को कौन सा मोड अपनाना है एंट्री का। इसके लिए वो साइज ऑफ मार्केट, इनकम लेवल, एजुकेशन लेवल, पेइंग कैपेसिटी, ये सब भी चेक करके चलती है। अगर जो इन्वायरमेंट है ना होस्ट नेशन का, मतलब जहाँ पे वो व्यापार करना चाहती है, वो स्पोर्टिव हो तो इन्वेस्टमेंट मोड को सिलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इन्वायरमेंट आता है। फिर आता है कॉस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पहले तो बात आती है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते क्या है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो रिसोर्सेज होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्शन वगैरह में, लाइक लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये मेन फैक्टर होते हैं। तो कॉस्ट देखी जाएगी कि भाई जहाँ पे मैं व्यापार करना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं मतलब एंट्री लेना चाहता हूँ, वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ फैक्टर है उनकी क्या कॉस्ट वगैरह। अगर वो लो पे अवेलेबल है तो ईजी होगा एंट्री लेना, क्योंकि वहाँ पे फिर मैं अगर उनको फैक्टर को खरीद कर व्यापार भी करूँगा, प्रोडक्ट भी बनाऊंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक लेबर कॉस्ट है डेवलपिंग नेशंस में, तो ये अगर देखो हमारा देश है इंडिया, आप एग्जाम्पल लो, तो यहाँ पे ना बहुत चीप लेबर मिलती है। तो कोई भी बिजनेसमैन क्या चाहेगा कि हाँ भाई मैं यहाँ पे एंट्री लूँ, अगर उसे ऐसे प्रोडक्ट वगैरह बनाने हैं जो लेबर के थ्रू होते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही रॉ मटेरियल वगैरह, ठीक है। तो ये सब वो देखेगा। फिर आता है एबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं हमारे रेलवे, सी पोर्ट, बैंक्स, वेयर हाउस, मार्केट, इंटरमीडिएट्स वगैरह। अगर ये डेवलप है, अच्छी है, तो वहाँ पे कोई भी बिजनेसमैन एंट्री लेना चाहेगा, इन्वेस्टमेंट अपनाना चाहेगा। लेकिन अगर लैक है गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो सिर्फ ट्रेड मोड अपनाएगा, सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग करेगा। फिर आता है लेवल ऑफ रिस्क। रिस्क किस टाइप का है, जो मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो हाई डिग्री ऑफ रिस्क होता है ना
वो लो होता है ट्रेड मोड में, लेकिन इन्वेस्टमेंट मोड में हाई होता है। तो ये देखा जाता है कि भाई मैं कितना रिस्क बियर कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग वो मोड अपनाएगा। अब बात आते हैं मोड्स और मेथड्स ऑफ एंट्रिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। तो इनको 3 पार्ट में बांट रखा है, जिनको मीनिंग तो समझ इसका ट्रेड मोड, कॉन्ट्रेक्चुअल एंट्री मोड और इन्वेस्टमेंट मोड। तो जो ट्रेड मोड है उसके बारे में पढ़ते हैं कि जो ट्रेड मोड होता है ना वो 2 तरीके से हो सकता है। देखो ट्रेड मोड में भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या काउंटर ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो डायरेक्ट में तो ये होगा जैसे जो कंपनी है वो डायरेक्टली कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट को भेजते हैं, डायरेक्टली इंगेज होती है जो भी यूजर्स होते हैं बिना किसी, देखो डायरेक्ट एक्सपोर्ट में जो पेरेंट कंपनी होती है ना वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को बेचती है एंड यूजर्स को अपने एजेंट्स जो भी होते हैं उसकी हेल्प से। और जो एक्सपोर्टर होता है खुद ही रिस्क वगैरह को मतलब बियर करता है अगर कोई भी नुकसान वगैरह हो, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है, पेरेंट कंपनी है ना प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर्स को, मिडलमैन को, मार्केट इंटरमीडिएट्स को बेचती है और ये एंड यूजर्स को प्रोवाइड कराते हैं। एक टाइप से कहीं तो जो पेरेंट कंपनी होती है ना उसका डायरेक्ट कोई भी लिंक नहीं होता जो अल्टीमेट यूजर्स है उनके साथ। यहाँ तक कि एक एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी भी एस्टेब्लिश की जाती है जो कमीशन बेस पर काम करती है एक एजेंट की फॉर्म में। ये भी प्रोडक्ट वगैरह को सप्लाई करने में हेल्प करती है, रिस्क वगैरह को बियर करती है, ठीक है। फिर आता है काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड को आप बिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी बोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि भाई आपने किसी एक कंट्री से अगर कोई सामान खरीदा है ना तो उस कंट्री को भी आपसे उसी सेम वैल्यू का सामान खरीदना पड़ेगा। तो देखो काउंटर ट्रेड वो एग्रीमेंट होता है जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है इंपोर्ट करने की, कंडीशन टू एक्सपोर्ट की, भाई अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो इस कंडीशन पे कि वो मैं वहाँ पे एक्सपोर्ट भी करूँगा। तो काउंटर ट्रेड एक बिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है 2 देशों के बीच में, जिसके अंतर्गत जो नेशंस होते हैं ना इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से इस कंडीशन पर कि वो भी सेम वैल्यू का गुड्स है ना उससे क्या करेगी, इंपोर्ट करेगी, ठीक है। इसे ही बोलते हैं, एक टाइप से कहते हैं बार्टर ट्रेड की तरह ही आ जाता है, ठीक है। कोई मीडियम और कॉमन एक्सचेंज भी नहीं होता, मतलब पैसे वगैरह की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जितने का सामान ले उतने का सामान वापस मिल जाता है, तो पैसे की तो जरूरत होती नहीं है। फिर आता है टाइप्स ऑफ काउंटर ट्रेड। जो काउंटर ट्रेड है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो देखो इसमें बांट रखा है, पहला है बार्टर ट्रेड। बार्टर ट्रेड हमने पढ़ा होगा जिसमें गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज किया जाता है। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है काउंटर ट्रेड की। इसमें डायरेक्ट एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का 2 नेशंस के बीच में, ठीक है। सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे और 2 ट्रांजेक्शन है ना अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में हो सकते हैं, लेकिन फिक्स पीरियड में, जैसे 1 महीने के अंतर्गत होगा। अलग अलग आज मैंने खरीद लिया तो 1 महीने के अंतर्गत उसको बेचूंगी भी, मतलब उससे इंपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट करूंगी भी, ये होता है स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम होता है। काउंटर परचेज क्या होता है, इसके अंतर्गत जो फर्म होती है वो एग्री हो जाती है परचेज करने के लिए, स्पेसिफिक गुड्स परचेज करेगी कंट्री से जिससे उसने सेल्स की है, ठीक है। जैसे यूएस ने इंडिया से कोई सामान खरीद लिया तो इंडिया क्या करेगा, उससे पेमेंट करेगी यूएस डॉलर, लेकिन मतलब ये पेमेंट होती नहीं, बस बुक्स में दिखाई जाती है, एक्चुअल में कहें तो बस वही होता है, सामान के बदले सामान का हो जाता है। जैसे मैंने उनसे कोई सामान खरीदा था और उन्हें क्या करना था, टेक्सटाइल को इंपोर्ट करना था, ठीक है, एक फिक्स टाइम पीरियड में। मनी का तो कोई मीडियम ही नहीं होता, मनी वगैरह की तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होती यहाँ पे। फिर आती है ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है कि ऑफसेट एग्रीमेंट में एक फर्म है ना एग्री हो जाती है परचेज करने के लिए गुड्स किसी दूसरी कंट्री से जिससे उसने सेल्स वगैरह की थी। ये सिमिलर होता है बस काउंटर परचेज एग्रीमेंट से। कह सकते हैं कि दैट इन काउंटर परचेज एग्रीमेंट में जो एक्सपोर्टर है वो स्पेसिफिक गुड्स बाई करता है, लेकिन जो ऑफसेट है ना वहाँ पे वो फ्री है, कोई भी गुड्स जो उसे चाहिए सेम वैल्यू का खरीदेगा, लेकिन कोई भी गुड्स खरीद सकता है। कंपनसेशन, ये जो एग्रीमेंट होता है इसे बाई बैक एग्रीमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके अंदर जो बिजनेस यूनिट होती है ना एक नेशन की वो हेल्प करती है फैक्ट्री वगैरह बनाने में दूसरे देश में, उसे कैपिटल वगैरह देकर, टेक्नोलॉजी देकर, या दोनों चीज़ें प्रोवाइड करवा करके, ठीक है। और इसमें कितना मिलता है, तो वो होता है जो फैक्ट्री का आउटपुट होगा ना उसका एक फिक्स परसेंट मिलता है स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में, उसे उतना ही मतलब एग्रीमेंट होता है। स्विच ट्रेडिंग क्या होती है, तो देखो स्विच ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो काउंटर परचेज एग्रीमेंट है उसके अंदर एक्सपोर्टर को काउंटर परचेज क्रेडिट दिए जाते हैं कि भाई जो गुड्स उसने बेचा है उसके बदले कि भाई अब तेरे को भी उतने ही सामान को खरीदना पड़ेगा, लेकिन लगा लो कोई भी कंट्री वो सामान नहीं खरीदना चाहती तो वो इन काउंटर परचेज क्रेडिट को किसी तीसरी थर्ड पार्टी को दे सकती है और वो उस सामान को जिसको मतलब भाई जरूरत थी वो थर्ड कंट्री उससे खरीद लेगी। तो पहले बात आती है काउंटर परचेज क्या होता है। काउंटर परचेज एक ऐसा टाइप ऑफ काउंटर ट्रेड होता है जिसमें जो 2 पार्टीज होती है ना उनके बीच में भाई परचेजिंग सेलिंग होती है एक स्पेसिफिक पीरियड में। तो देखो जो काउंटर परचेज क्रेडिट होते हैं ये ट्रांसफर किए जाते हैं, बेचे जाते हैं किसी थर्ड पार्टी को। लगा लो भैया एक्सपोर्टर है वो खरीदना नहीं चाहता, इंपोर्ट नहीं करना चाहता, तो वो किसी थर्ड कंट्री को दे देगा जिसको उन सामान की जरूरत है, तो ऐसा वो वहाँ से खरीद लेगा। जैसे एग्जाम्पल दिया इंडिया ने एक्सपोर्ट किया डेनमार्क को, डेनमार्क ने उसे एक्सपोर्ट परचेज क्रेडिट दे दिए, लेकिन इंडिया को कुछ खरीदना नहीं था तो इंडिया ने उनको काम किसी तीसरी कंट्री को दे दिया, उस जर्मनी को लगा लो, तो उसने वहाँ से वो सामान खरीद लिया क्योंकि किसी जरूरत थी। अब आता है क्लियरिंग एग्रीमेंट। क्लियरिंग एग्रीमेंट ये होता है कि इसमें डायरेक्टली कोई कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, मतलब आरबीआई जो सेंट्रल बैंक होता है ना वो इसमें क्लियरिंग एजेंट का काम करता है। जैसे
मैंने एक्सपोर्ट किया तो मेरे को पेमेंट चाहिए, तो वो मेरे को डायरेक्टली पेमेंट करने के बजाय किसको दे देगा, आरबीआई को। आरबीआई से मैं पैसे ले लूँगा। ऐसे ही मैंने परचेज की होती है तो मैं डायरेक्टली पेमेंट करने के बजाय आरबीआई में जमा करवा देता और आरबीआई उससे पेमेंट कर देती। यही होता है। देखो एक्सपोर्टर इम्पोर्टेंट मेंटेन करते हैं क्लियरिंग अकाउंट्स सेंट्रल बैंक में। जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है वो किसी भी करेंसी ट्रांजेक्शन में नहीं होता, बल्कि ना कोई पेमेंट मिलती है। बस ये किसके थ्रू होता है, सेंट्रल बैंक के। ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी हो चाहे कोई भी हो, उसमें जो सेंट्रल बैंक होता है ना वो एक क्लियरिंग हाउस की तरह, एक मेन मीडिएटर की तरह काम करता है। ठीक है, अब बात आती है कॉन्ट्रेक्चुअल एंट्री मोड। कॉन्ट्रेक्चुअल एंट्री मोड में क्या होता है, जो भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं लाइक एज पेटेंट, टेक्नोलॉजी, नो हाउ, मैनुअल, एक्सपर्टाइज, कॉपीराइट वगैरह, इनको यूज करने का राइट वगैरह दिया जाता है। तो देखो जो पेरेंट कंपनी होती है वो डेवलप करती है टेक्नोलॉजी वगैरह खुद की रिसर्च से, खुद के डेवलपमेंट के लिए, और वो क्या करती है इन टेक्नोलॉजी वगैरह को किसी दूसरे देश को बेच देती है। ठीक है, उसके बदले ये क्या ले लेती है, कमीशन भी लेती है, वो एक लमसम अमाउंट भी ले लेती है, या रॉयल्टी बेसिस पर भी दे देती है। इसी को बोल देते हैं टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन या टेक्नोलॉजी ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, तो देखो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए होते हैं। भाई इतने ही टाइम पीरियड तक तू यूज कर सकते हो, एक स्पेसिफिक रीजन के लिए होता है कि इस रीजन में ही तू उस चीज़ को यूज करके चल सकती है। तो ये क्या होती है, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग और मैनेजरियल कॉन्ट्रैक्ट या टर्नकी प्रोजेक्ट, ये सब टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन होता है। यहाँ पे एक वर्ड आता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको आप छू नहीं सकते, बस फील कर सकते हो। ठीक है, तो देखो लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, तो इसमें एक लाइसेंसिंग वर्ड, एक फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग तो होता है जब एक बिजनेस यूनिट किसी दूसरी कंट्री को अलाउ कर देती है कि वो टेक्निकल जो भी टेक्निक्स वगैरह है लाइक पेटेंट है, ट्रेडमार्क वगैरह है, कॉपीराइट वगैरह है, उसको यूज कर सकती है। ठीक है, और उसके बदले वो रॉयल्टी चार्ज करती है लाइसेंसी से। ये बता रखा है इसने 5 से 8% आजकल इसकी रेट चल रही है। फिर बात आती है अंडर फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजीज में क्या होता है कि वो ग्रांट कर देती है राइट बिजनेस यूनिट को कि वो पर्टिकुलर मैनर में बिजनेस कर सकता है किसी दूसरे देश में। इस राइट को बोल देते हैं कि सेलिंग द गुड्स अंडर द ब्रांड। जैसे भाई फ्रेंचाइजी के अंतर्गत मैंने मेरा ब्रांड नेम दे दिया कि भाई तू मेरे ब्रांड नेम के अंतर्गत अपना सामान बेच सकता है। ठीक है, तो कहता है कि इस केस में जो के कंपोनेंट होते हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं फ्रेंचाइजर के द्वारा। किसको, फ्रेंचाइजी को। फ्रेंचाइजर तो वो हो गया जिस पर्सन ने वो भाई अपना राइट दिया और फ्रेंचाइजी ने उसे रिसीव किया है। ठीक है, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है कि इस एग्रीमेंट के अंदर जो पेरेंट इंटरप्राइज होते हैं ना एक देश के, वो सेटअप करते हैं मैनेजमेंट एजेंसी दूसरे देश में। और ये मैनेजमेंट एजेंसी है ना, ये हेल्प करती है उन बिजनेस यूनिट को मैनेज करने में बिना ओनरशिप वगैरह के, कैपिटल वगैरह के। ठीक है, उसके बदले ये क्या लेती है, फीस वगैरह चार्ज करती है 10% ऑफ प्रॉफिट। टर्नकी प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, एक टाइप से करें तो इसमें है ना वो एक कंस्ट्रक्ट कर देता है पूरा बिजनेस इन्वायरमेंट और वो देता है। देखो जो टर्नकी प्रोजेक्ट एग्रीमेंट होते हैं उसमें जो बिजनेस यूनिट होती है ना एक नेशन की, वो एग्री हो जाती है कि वो कंस्ट्रक्ट करेगी पूरा प्लांट दूसरे देश की बिजनेस यूनिट के लिए। जो बिजनेस यूनिट होती है जो एग्री होती है कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्लांट, वो तो लाइसेंसर कहलाती है, और जिसके लिए किया जाता है हैंड ओवर किया जाता है वो लाइसेंसी कहलाती है। ठीक है, जो इनिशियल कंस्ट्रक्शन फेज होती है ना प्रोजेक्ट की, वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स होती है एक टाइप से कहे तो। ठीक है, तो ये होता है जिसमें वो मतलब दूसरे देश के लिए एक पूरा इन्वायरमेंट वगैरह कंस्ट्रक्ट करके वो देता है, उसके बदले वो लमसम अमाउंट वगैरह को चार्ज करता है, फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वगैरह को जो कॉस्ट आई है प्रोजेक्ट की वो चार्ज करता है। अब बात आते हैं इन्वेस्टमेंट मोड। तो इन्वेस्टमेंट मोड में वही आते हैं हमारे एफडीआई हो गया, मर्जर एक्विजिशन हो गया। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट मोड होता है ना इन द होस्ट नेशन, वो या तो एक हुल्ली आउंड सब्सिडरी एस्टेब्लिश कर लिया, पार्टली आउंड सब्सिडरी वगैरह, या मर्जर एक्विजिशन की फॉर्म में हो सकता है जो भी एग्जिस्टिंग यूनिट्स वगैरह थी। ठीक है, तो जो मोड होता है ना एंट्री का जब सिलेक्ट किया जाता है तो उसके लिए ये देखना चाहिए कि भाई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेबल फंड्स हो, मैनेजरियल एक्सपीरियंस वगैरह हो, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी वगैरह हो। ठीक है, तो देखो पहला एफडीआई एक ऐसा तरीका होता है जिसमें जो फॉरेन कंपनी होती है ना वो एस्टेब्लिश कर लेती है हुल्ली आउंड कंपनी या पार्टली, मतलब भाई थोड़ा बहुत उसमें अपना कंट्रोल वगैरह लेके मैनेज करती है, परचेज कर लेती है किसी कंपनी के शेयर वगैरह। ठीक है, दूसरे देश में जो मेन फीचर है ना एफडीआई का वो ये है कि जो डोमेस्टिक कंपनीज वगैरह होती है वो मैनेज करी जाती है फॉरेन कंपनीज के द्वारा, या जो नई कंपनी एस्टेब्लिश की गई है होस्ट नेशन मतलब फॉरेन नेशन में, फॉरेन कंपनीज के द्वारा। इस तरीके से कहें तो इस टाइप की जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं जो रिस्क लेते हैं इस सोलली रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी के लिए। इसमें आते हैं फॉरेन कोलैबोरेशन विच मीन्स सेटिंग अप इंटरप्राइज। भाई वहाँ पे हमने इंटरप्राइज एस्टेब्लिश कर लिया, मिलकर कर लिया या अलग से कर लिया। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। तो इसी कोलैबोरेशन को इसने बैकवर्ड वर्टिकल कोलैबोरेशन बोल रखा है। बात है मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन में क्या होता है कि भाई जो बिजनेस यूनिट हो रही है पेरेंट कंट्री की वो ज्वाइन कर लेती है हैंड्स वगैरह, मतलब कोलैबोरेशन कर लेती है किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ जो होस्ट नेशन में ऑपरेट कर रही है। तो ये इसने 3 टाइप से हो सकता है, वर्टिकल, ओरिजेंटल और
कॉन्ग्लोमेरेट। तो देखो वर्टिकल तो देखो पहला आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में तो सेम बिजनेस सेम टाइप की जो एक्टिविटी, जैसे हम गाड़ी बना रहे हैं वो भी गाड़ी बना रहे हैं, उस टाइप की एक्टिविटी में जब हम इन्वॉल्व हो, उस टाइप के बिजनेस के साथ कोलैबोरेट करें, उस टाइप के साथ बिजनेस के साथ मर्ज करें, तो वो तो हो गया हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में होता है जब अलग टाइप के बिजनेस के साथ जब कोलैबोरेशन वगैरह किया जाता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है, ठीक है। ये देखो इधर वर्टिकल मर्जर हो जाता है, अकर करना कोई बिजनेस यूनिट, उसके साथ कोलैबोरेट करना, सप्लाई करना, इनपुट्स वगैरह के लिए भी हो सकता है, ठीक है। अनोदर फॉर्म है मर्जर की, वो है कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। इसमें क्या होता है, जब दो बिजनेस यूनिट है ना वो इंगेज हो अलग अलग अनरिलेटेड एक्टिविटी, मतलब जिनका कोई भी मतलब ऐसे बिजनेस में लगे जिन दोनों बिजनेस का कोई भी रिलेशन ना हो एक दूसरे का, दोनों अलग हो, ठीक है। मर्जर एंड एक्विजिशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, अमलगमेशन या मर्जर, ठीक है। अमलगमेशन होता है जब दो या दो बिजनेस यूनिट है ना वो एक मतलब एक टाइप के बिजनेस में इंगेज हो और वो मिल जाए, एक सिंगल कंपनी बना ले। और जबकि एक्विजिशन होता है जब एक बिजनेस यूनिट किसी दूसरे बिजनेस यूनिट को एक्वायर कर ले, उसे परचेज कर लेती है। ये होता है बड़ी बिजनेस यूनिट छोटे बिजनेस को एक्वायर कर लेती है, उसे एक टाइप से कहते हैं एब्जॉर्ब कर लेती है, इससे जिस बिजनेस को एक्वायर किया गया वो तो खत्म ही हो जाता है। फिर आता है स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब होता है देखो इसमें वो व्यापार करने के लिए नहीं, लेकिन भाई दोनों मिलकर जैसे रिसर्च वगैरह के लिए कर लिया, ट्रेनिंग के लिए कर लिया, अलायंस बना लेते हैं, तो इंटर्ड हो जाते हैं बिजनेस बिटवीन टू बिजनेस यूनिट फॉर अचीविंग एक स्पेसिफिक गोल के लिए, लाइक सेटिंग अप कॉमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर एस्टैब्लिश कर लिया, नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने के लिए कोई यूनिटी वगैरह एस्टैब्लिश कर ली, ठीक है। तो कई बार जो स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है ना वो किया जाता है एंट्री लेने के लिए मार्केट में दूसरे देश के, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। मेन बेनिफिट क्या है इसका कि बोथ यूनिट कैन रिटेन अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को मेंटेन करके रख सकती है, कोई ट्रांसफर ओनरशिप का नहीं होता, कोई नीड नहीं है कि सब्सिडी यूनिट वगैरह एस्टैब्लिश करो, क्योंकि इसमें तो वो एक स्पेसिफिक गोल के लिए एस्टैब्लिश करते हैं, ना कि ऐसे ट्रेडिंग वगैरह के लिए। तो यहाँ पे हमारे मोड्स खत्म होते हैं, इससे अगली पार्ट में हम इससे आगे पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।